Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SV Academy classes। तो अगर हम बात करें केमिकल बॉन्ड की, तो केमिकल बॉन्ड देखिए हमारे पास वेराइटी ऑफ बॉन्ड्स होते हैं लाइक आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अगर हम केमिकल बॉन्ड को मेजरली क्लासिफाई करें तो उसके दो टाइप के बॉन्ड्स निकलते हैं, कोवेलेंट और आयनिक। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो आयनिक कंपाउंड्स पे या फिर आयनिक बॉन्ड्स पे रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है उन्हें हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड बनता ही तब है, कब बनता है आयनिक बॉन्ड? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, आदान प्रदान होता है। कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। और आयनिक बॉन्ड क्या है? आयनिक बॉन्ड जस्ट आयंस के बीच का, केटायन और एनायन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, बॉन्ड कोई डंडा नहीं होता है, इट्स जस्ट अ फोर्स। अब क्योंकि हम फोर्स को देख नहीं सकते इसीलिए हम उसको हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के लिए, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ वन और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब एक या एक से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, so as to complete their outermost octet। और ऐसा क्यों होता है? ताकि वो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकें और एक्वायर कर सकें स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एक तो ये डेफिनेशन हो गई आयनिक बॉन्ड की। दूसरी डेफिनेशन क्या है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस टुगेदर इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। जैसे कि मान लीजिए एक केटायन है A+, एक एनायन है, ठीक है, B-, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे नहीं पता है तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखें। जिस पे प्लस चार्ज होता है उसे हम केटायन कहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और जिस पे माइनस का साइन होता है जिस एटम पे, उसे हम एनायन कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इनके बीच का, केटायन और एनायन के बीच का, प्लस माइनस चार्ज के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, एक ऐसा फोर्स जो उनको अट्रैक्ट करवा रहा है और एक दूसरे से जोड़ के रख रहा है, उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो आप सभी को पता है सोडियम सिंबल क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2 और 8 ये क्या है? नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई, तो हम इसे लिख देते हैं नियॉन 3s1। यहां तक कि क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रखी है, तो शॉर्ट में लिख देते हैं नियॉन 3s1। ठीक है, इन द सेम वे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। तो इनको पकड़ लिया। यहां तक कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? नियॉन की। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई ये। ठीक है, तो आप बड़े ही आराम से इस बात को समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है,
आप देख सकते हैं कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, आप यहां से भी समझ सकते हैं कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये क्या हो जाएगा, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। लिखा है ना यहाँ पे, या तो वो क्या करते हैं, अपनी आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। अगर ये 281 में से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो या क्या करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं और क्या एक्वायर करते हैं, स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो उनके पास वाली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसको अटेन करते हैं। तो अगर ये 3s0 एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये बन जाएगा, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे तो अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। ठीक है। इन द सेम वे क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और वो चाहता है कि उसके 8 हो जाएं, तो वो एक एक्सेप्ट करना चाहता है। इन द सेम वे सोडियम चाहता है कि उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, तो वो लूज करना चाहता है। तो यहाँ पे एक एटम चाह रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन दे दे और दूसरा एटम चाह रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है स्टेबल होने के लिए और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है स्टेबल होने के लिए। यहाँ पे 281 था, इसने 28 कर लिया, यहाँ पर 287 था, इसने 288 कर लिया, हो गए आपस में स्टेबल हो गए। तो अब एक बन गया केटायन, पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, केटायन, और एक बन गया एनायन जिस पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है, नोट करिए इसे प्लीज। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि पेपर में लुईस सिंबल के थ्रू आ जाता है कि लुईस सिंबल से या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से आप इस चीज को समझाओ कि भाई आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म हो रहा है। तो अगर पेपर में ऐसे आ जाए तो देखो उसको कैसे करना है। ये तो आपको समझ आ ही गया कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में लुईस सिंबल, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो लेक्चर को प्लीज देख लीजिए। ठीक है। तो अब देखिए क्या है, हम सभी को पता है, मैं थोड़ा आसान करने के लिए आपको समझा रही हूँ कि एटॉमिक नंबर 111 है। ठीक है, 11 है। तो 281 सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक है, तो एक को हम कैसे दिखाते हैं, एक डॉट या फिर एक क्रॉस से। क्लोरीन की बात करें, एटॉमिक नंबर 17 है, 287 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो क्लोरीन में हमने इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 दिखा दिए। अब क्योंकि हमें इसे लुईस सिंबल से दिखाना है तो हम क्या दिखा रहे हैं कि सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, और इस प्रकार ये बना रहा है Na+ और ये बना रहा है Cl-। ठीक है, तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड बना है, आयनिक बॉन्ड। जैसे कि मान लीजिए एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो आपको पेपर में आ गया कैल्शियम फ्लोराइड है, और कैल्शियम फ्लोराइड आयनिक कंपाउंड होता है, सभी को पता है। कैल्शियम मेटल है, फ्लोरीन आपका हैलोजन जो है नॉन मेटल है, और भर भर के ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, तो आप सभी को पता है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2882, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। कैल्शियम को लिखा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 बना दिए, 2 डॉट दिखा दी, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 927, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, एक ही चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए, तो फ्लोरीन बनाया। अब देखो कैल्शियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो फ्लोरीन देने के लिए भी तो 2 एटम लगेंगे ना, क्योंकि फ्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक और फ्लोरीन भी आएगा, उसे भी ये इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है बेसिकली, एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को दे दिया कि भाई तू ले ले, एक इसको दे दिया कि तू यहां से ले ले। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है ना, मान लो मुझे फ्रूटी बांटनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 2 फ्रूटी है तो एक फ्रूटी एक बच्चे को दूंगी, एक फ्रूटी दूसरे बच्चे को दूंगी। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो नहीं है कि एक ही बच्चे को दोनों फ्रूटी दे दूंगी और दूसरे बच्चे को बेचारे को कुछ नहीं दूंगी, तो ऐसे नहीं होता है।
तो अब देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा फ्लोरीन, इधर भी आएगा माइनस और इधर भी आएगा फ्लोरीन माइनस, और बीच में क्या आएगा, कैल्शियम 2+। वैसे भी आपको पता है, अगर आप इसका फॉर्मूला निकालना चाहें तो कैल्शियम वैलेंसी +2 शो करता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, फ्लोरीन गेन करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना फ्लोरीन, इसको 1 चाहिए, तो ये है -1। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैसे भी CaF2 ही बनना है। तो आपको वैसे भी पता ही है कि भाई एक कैल्शियम पे 2+ चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है 2+ है, तो स्टेबल करने के लिए 2 नेगेटिव चाहिए ना, तो 2 फ्लोरीन लगेंगे, एक इधर एक इधर। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। नोट करिए इसे प्लीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोवैलेंस या फिर इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, तो आपने वर्ड भी सुना होगा, जैसे कोवेलेंट कंपाउंड जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे मैं टर्म यूज करूंगी कोवेलेंसी। तो वो क्या बताता है, कोवेलेंसी क्या बताता है कि कोई भी एटम कितने बॉन्ड बना सकता है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या बताएगा, नाम से ही पता चल रहा है कि उसकी वैलेंसी कितनी है, या फिर उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या फिर लूज किए। समझ रहे हैं इस बात को। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, मतलब कि जब भी आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए और गेन हुए, ठीक है, किसी भी एटम के द्वारा, वो कहलाता है उसका इलेक्ट्रोवैलेंस या फिर इलेक्ट्रोवैलेंसी। इसे आप आसान से शब्दों में ऐसे समझ लो, जो उसका चार्ज है वही उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोडियम है, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, तो 1 ही पॉजिटिव आता है, तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी की वैल्यू कितनी हो गई, 1। क्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो क्या हो गई इलेक्ट्रोवैलेंसी, 1। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, -2 होता है, तो क्या हो गई इलेक्ट्रोवैलेंसी, 2। ठीक है, मैग्नीशियम है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो क्या हो गई इलेक्ट्रोवैलेंसी की वैल्यू 2। तो जितने इलेक्ट्रॉन भी कोई एटम गेन कर रहा है या लूज कर रहा है या जो उस पर चार्ज है, उसे ही हम इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो आपको बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड को आप कैसे बना सकते हैं बताइए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12, कॉन्फ़िगरेशन 282, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17, 287, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। तो अब क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, बट ये तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन दे पाएगा ना, ये भी तो देना है इसे किसी को, तो यहाँ पे हमें एक और क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये उसको देगा और ये बनाएगा Cl-, Mg2+ एंड Cl-। तो इस तरीके से क्या फॉर्म करेगा, MgCl2। ठीक है, मान लीजिए आपको बनाना है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड बनाना है। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281, सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। ठीक है, सल्फर की बात करते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16, 286। इसे 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 की, है ना, ध्यान देना है। तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दिए भैया इस प्रकार। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन तो इसे सोडियम दे देगा क्योंकि ये लूज करेगा स्टेबल होने के लिए। अब इसके अभी भी 7 ही होंगे, 6 से 1 ही तो मिला है, तो 7 ही हुए, इसको 8 करने हैं, तो एक और भी जरूरत पड़ेगी। तो दूसरा भी सोडियम का एटम आएगा, वो भी इसको इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो ये बनाएगा Na+, सल्फर 2- Na+। तो क्या बनेगा, ये बनेगा Na2S। अब वैसे भी निकाल सकते हैं कि देखो सोडियम है, चार्ज +1 होता है, सल्फर है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एंड इट विल बी Na2S। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, इसकी प्रैक्टिस करो, बहुत आसान है। इसमें आप खुद भी आपको समझ में आ रहा होगा, देखो कितना आसान है, मुश्किल थोड़ी ना है। ठीक है, तो बुक में से जितने एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उससे प्लीज प्रैक्टिस करिए। ठीक है, नोट करिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे आयनिक बॉन्ड डिपेंड करता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, फैक्टर्स ऑन विच द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कम लगेगी कि ज्यादा लगेगी उस पे बाद में आएंगे, ठीक है, पर सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम कहते किसको हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे पहले उस एनर्जी को कहा जाता है कि हम कितनी एनर्जी दे रहे हैं कि किसी एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकल जाए बाहर। ठीक है, ध्यान से सुनिए, मैं एक एक स्टेप करके चीजें ऐड करूंगी। जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ठीक है, और आपको पता है कि न्यूक्लियस क्या कर रहा होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा होता है, एज सिंपल एज दैट। और आपको ये बात भी पता है कि न्यूक्लियस जितना स्ट्रांगली पास वालों को अट्रैक्ट कर रहा होता है, दूर वालों को इतना नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो हम यहां पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम कितनी एनर्जी दें कि उसका बाहर वाला वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। इसे कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसमें एक शब्द आता है कि आपका जो एटम है, एक तो वो आइसोलेटेड होना चाहिए और वो गैशियस होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि सॉलिड या फिर लिक्विड क्यों नहीं। आप सभी को पता है ये बात कि सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, दे आर वेरी वेरी क्लोजली पैक्ड। और अब आप ये सोचो कि उस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन आप एनर्जी दो और वो निकल जाए, तो ये तो बेवकूफी वाली बात हो गई। क्यों? क्योंकि अगर हम एनर्जी देने लगेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन तो बाद में निकलेगा, उससे पहले एटम्स ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे, ठीक है, वाइब्रेशन बढ़ेगा, मोशन बढ़ेगा, और मतलब एटम्स एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे और सॉलिड लिक्विड में चेंज होने की कोशिश करेगा। लिक्विड में एनर्जी दे रहे हो तो वो गैस में चेंज होने की कोशिश करेगा। पर हमारे को उनका फेज ट्रांजिशन थोड़ी ना कराना है, हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई हम एनर्जी दें और इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो सॉलिड में और लिक्विड में जब हम एनर्जी देते हैं तो वो किसी अलग ही फॉर्म में यूज होने लग जाती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन तो गया तेल लेने, ठीक है, तो वो मतलब फिर जिस काम के लिए एनर्जी दे रहे हैं ना वो वहां ना यूज होके इधर उधर यूज होने लग जाती है, अदर चीजों में, कहने का मतलब। तो इसलिए हम जानबूझ के ऐसा एटम लेते हैं जो खुद ही गैसियस स्टेट में हो। अब ये तो कहाँ ही जाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब करके। और आइसोलेटेड होना चाहिए कि भाई आपको पता भी है गैस में, गैसियस फॉर्म में वैसे भी एटम्स मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, तो वो वैसे ही ऑलरेडी आइसोलेटेड ही होते हैं, इनकी तरह चिपके हुए नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एटम है वो कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड, और हम जब एनर्जी दें तो वो ऐसे हो कि भाई इलेक्ट्रॉन निकल जाए। इतनी बात समझ में आई? अभी तो मैं सिर्फ यही समझा रही हूँ कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते किसको है। तो पढ़ो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाला होता है, ठीक है, अंदर वाले तो क्लोजली अट्रैक्टेड, मतलब सॉरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं और क्लोज होते हैं न्यूक्लियस के। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। इतनी बात क्लियर है? तो हमने ये समझ लिया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम कहते किसको है। अब हम ये चाहते हैं कि आयनिक बॉन्ड बनना है, हम चाहते हैं कोई आयनिक कंपाउंड बन जाए। अब आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, जिसमें एक एटम देता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा एक्सेप्ट करता है। अब ये तो बेचारा तब एक्सेप्ट करेगा ना जब इसको कोई देने वाला बैठे। ऑब्वियस सी बात है, मैं कभी कोई चीज तभी तो रिसीव कर सकती हूं जब मुझे कोई कुछ देगा। अगर मुझे कोई कुछ दे ही नहीं रहा है तो मैं बैठे बैठे थोड़ी ना रिसीव कर लूंगी। तो अब यहां पे बात आ जाती है कि देने वाला एटम कैसा है। देने वाले एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए, ये आप सोच के मुझे बताएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे लो लिखा तो तुम लो बड़बड़ा रहे हो, नहीं, सोचो, थिंक, सोचोगे तभी चीजें समझ में आएंगी। देखो इधर एक एटम है और ये है इसकी कहानी इस प्रकार, और यहां पे एक एटम है
और ये है इसकी कहानी। आप प्लीज इलेक्ट्रॉन को काउंट ना करें, ठीक है। मैं मतलब जो समझाना चाह रही हूं आप प्लीज उस पर फोकस करें, ठीक है। अब देखो, एक तो नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया, ऊपर से ये वाला इलेक्ट्रॉन इतना दूर हो गया न्यूक्लियस से डिस्टेंस की वजह से, ठीक है। तो एक तो शील्डिंग इफेक्ट, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो अच्छा शील्ड बनाएंगे तो न्यूक्लियस का इफेक्ट बाहर लगने से रोकेंगे, और प्लस में वो खुद ही इतना दूर हो गया। तो यहाँ पे न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है वो वीक है अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो। ये इलेक्ट्रॉन वैसे ही पास है क्योंकि डिस्टेंस कम है, और प्लस में अंदर के इलेक्ट्रॉन भी हो गए दो इलेक्ट्रॉन मिलके क्या ही शील्ड बना लेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियस का इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा लगेगा और इसके कंपैरेटिवली यहां पे अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगा। अब न्यूक्लियस उसको अच्छे से होल्ड करके रखा है, ठीक है, और यहां पे भी न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, उसको होल्ड कर रहा है, पर उतना नहीं कर रहा जितना इस केस में है। अब जहां पे अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन तो कुछ नहीं होता, ठीक है। यहां पे हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि यहां अट्रैक्शन स्ट्रांग है, जबकि यहां पे मुझे कम एनर्जी देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन श्यू करके बाहर, क्योंकि अट्रैक्शन जो था न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच का वो क्या था, वीक था। भाई कमजोर चीज को तोड़ना आसान होता है, आसानी से टूट जाती है, ज्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ते हैं, और जो स्ट्रांग कनेक्शन होता है उसको तोड़ने में बहुत मेहनत, बहुत टाइम लगता है, पर टूट तो वो भी जाएगा, ठीक है, अगर आप कोशिश करोगे तो। इन द सेम वे अब यहां पे हमें ऐसे एटम्स की जरूरत होती है या ऐसे एलिमेंट्स की जरूरत होती है जो कम एनर्जी पे ही अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दें, क्योंकि जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देंगे उतनी जल्दी कोई अदर एटम एक्सेप्ट करेगा, ये दे के कैटायन बनेगा, दूसरे वाला लेके एनायन बनेगा, और इनके बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर, समझ में आया। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आयनिक बॉन्ड बने या आयनिक कंपाउंड बने, ठीक है, तो उसमें आपके पास एक एटम तो ऐसा जरूर होना चाहिए, देने वाले की बात करेंगे स्पेशली, लेने जो एक्सेप्ट कर रहा है उसकी तो क्या ही बात करोगे, ठीक है। तो जो देने वाला एटम है उसकी देने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, और वो देगा तभी जब अट्रैक्शन वीक हो, ठीक है। और अगर हम बात करें बेटा पीरियोडिक टेबल की, तो हम सभी को पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, हम सभी को पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है, साइज छोटा होता है ना। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की, तो इनका ही पीरियड्स में साइज बड़ा होता है, और ग्रुप 1 वालों को हम क्या कहते हैं, एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 वालों को क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और ये तो वैसे भी मेटल है, मेटल की तो आपको पता ही है क्षमता बड़ी अच्छी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, तो इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इनके मुकाबले काफी कम होता है, और ये बहुत जल्दी, बहुत ही रेडली, बहुत ही आराम से खुश मिजाज होकर इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू लो पाई जाती है, इनसे कंपैरिजन चल रहा है, ठीक है, लो पाई जाती है। तो ये बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। आप खुद देखो ना, जितने भी हमारे एल्कली मेटल्स हैं, जितने भी हैं हमारे, ठीक है, जितने भी हमारे ये हैं एल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, 2, 3, 2, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 8, 1। इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं ताकि स्टेबल हो सके,
ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं ताकि स्टेबल हो सके। तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स भर भर के आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, भर भर के। ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही थी। तो पहला फैक्टर ये है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी पे काफ़ी डिपेंड करता है कि आयनिक बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा। अब मान लो कोई ऐसा एटम है जिसकी जो इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं रहा है, बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ रही है, उसके बाद जाके संभावना बन रही है थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन उसके लूज करने की, तो वो नहीं बनाता आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे तो बात उनकी हो रही है जो जिनका स्वभाव है कि आराम से इलेक्ट्रॉन दे देना, फिर कोई दूसरा होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, इस पे देने की वजह से पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के पास लेने की वजह से नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं और आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो नोट करिए इसे प्लीज, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब सेकेंड फैक्टर की जिस पे आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन डिपेंड करती है, और वो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, जिस तरीके से आयनाइजेशन एंथैल्पी ये बताता है कि कितनी एनर्जी दें कि इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये बताता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद कोई एटम कितना स्टेबल हो रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं होता है कि वहां पे एनर्जी रिलीज ही हो। मोस्टली हेलोजन के केस में एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि स्टेबिलिटी आती है। हेलोजन्स को एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो उनको अगर कहीं से मिल जाता है तो वो स्टेबल हो जाते हैं। बट कुछ हमारे कॉम्प्लेक्सेस ही ऐसे होते हैं जो नॉर्मली नोबल गैसेस बनाते हैं, जैसे कि जिनॉन। अब जिनॉन खुद ही स्टेबल है, तो वहां पे क्या होता है, हमें उसके नेक्स्ट प्रिंसिपल शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो हम कभी ये नहीं कहते कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रही है या इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं, रिक्वायर्ड है एनर्जी की। ठीक है, मतलब हम ये नहीं कहते कि एनर्जी रिलीज हो रही है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। हम ये कहते हैं कि एनर्जी में कितना चेंज आया, एंथैल्पी चेंज। अब वो निकल रहा है या देना पड़ रहा है, वो सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। ठीक है, तो ये जब मैं कभी पढ़ाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझाऊंगी। अभी यहाँ पर आते हैं, जैसे अगर हम बात करें हैलोजन्स की, हैलोजन्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते ही 7 है और उनको एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड है। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, ह्यूज अमाउंट में स्टेबल। जैसे कि फ्लोरीन की बात करें या क्लोरीन की बात करें, ठीक है, तो क्या है 2 8 7, और वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हो जाएगा स्टेबल। तो ये करता है एनर्जी रिलीज, ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज। बट अगर मैं बात करूं, ये तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात चल रही है, अगर मैं बात करूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो वहां पे क्या करना पड़ता है, वहां पे एनर्जी देनी पड़ती है कि आप एनर्जी दे रहे हो और फिर वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये स्टेबल हो गया। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली आपको समझाने के लिए मैं ऐसा बोल रही हूं, मान लो इसकी एनर्जी 10 है और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके मान लो अपनी एनर्जी कर ली 6, तो बाकी की जो 4 है वो कहाँ गई, वो बाकी की 4 यहां से निकालेगा। ठीक है, जब स्टेबिलिटी आती है तो एनर्जी कम हो जाती है। क्लियर हो? ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। रिलीज्ड की बजाय आप ऐसे लिख सकते हैं एंथैल्पी चेंज, क्योंकि नोबल गैसेस का भी एक्सेप्शनल केस आता है, तो एंथैल्पी चेंज या एनर्जी चेंज ज्यादा अच्छा बेटर वर्ड होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन। ठीक है, अब क्योंकि हैलोजन्स हो गए, ऑक्सीजन हो गया, इनकी बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल हो जाते हैं जल्दी से, तो ये ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल की इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता अच्छी होती है, हैलोजन्स की और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो ये बहुत अच्छे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन रिसीवर। तो ये भी बहुत अच्छे कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज। अच्छा, और अगर आपसे कोई कहे कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आप कहोगे लो। लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी
फेवर करता है आयनिक बॉन्ड को बनने के लिए। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाई। इनको कम एनर्जी लगनी चाहिए इलेक्ट्रॉन देने के लिए, और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, इसका मतलब उतनी ज्यादा वो क्या हो रहे हैं? स्टेबल हो रहे हैं। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास थर्ड फैक्टर है और वो होता है लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी देख लिया, वो केटायन पे बेस्ड था क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद केटायन बन रहा था। हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख लिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एक्सेप्ट करके एनायन बन रहा था, तो केटायन का भी पढ़ लिया, एनायन का भी पढ़ लिया। अब इस पे भी डिपेंड करता है कि केटायन और एनायन जो आपस में जुड़ने वाले हैं उनके बीच में कितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और वो एक दूसरे को कितना स्टेबल कर रहे हैं। जैसे कि एक फ्रेंड है, दूसरा फ्रेंड है, उनके बीच में दोस्ती उतनी ही ज्यादा गहरी होती है जितना दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। एक ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और एक कम कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वहां पे फ्रेंडशिप स्ट्रांग नहीं होती। आई थिंक आई एम क्लियर, है ना? तो देखिए लैटिस एंथैल्पी क्या है, सबसे पहले तो उसे समझते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when free ions combine together to form 1 mole of a crystal। लैटिस एंथैल्पी की एक और डेफिनेशन भी है, अभी समझाऊंगी, पहले इसको समझते हैं। एक केटायन है, वो गया एक एनायन के पास और हो गया उससे अट्रैक्ट। ठीक है, और दोनों ने आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर लिया, दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पास पास आ गए। ठीक है, और स्टेबल कंपाउंड बना लिया। अब क्योंकि इन्होंने एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया तो यहां के कंपैरेटिवली ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। और अगर ये स्टेबल हो रहा है, अपनी एनर्जी कम कर रहा है, तो ये क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज करेगा। और इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, अब इसी को आप उल्टा भी पढ़ सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे केटायन और एनायन एक दूसरे को स्टेबलाइज कर रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है। अब मान लो आप ए और बी को अलग करना चाहते हो, ठीक है, तो यहां पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, यहां पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी और आप उसको स्टेबल से अनस्टेबल में चेंज कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी कहलाएगी। यहां पे आप सेपरेट कर रहे हो 1 मोल क्रिस्टल को, आप ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी दे रहे हो केटायन और एनायन में चेंज करने के लिए, वो उसके लैटिस एंथैल्पी है। और इसी का उल्टा है, जब 1 मोल मतलब 1 मोल आपका केटायन, 1 मोल आपका आयनिक क्रिस्टल जब फॉर्म हो रहा है केटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन से, उस समय जो एंथैल्पी या एनर्जी रिलीज हो रही है उसे भी हम क्या कहते हैं? लैटिस एंथैल्पी या फिर लैटिस एनर्जी। क्लियर है? ठीक है, तो अब देखो इसको एक और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एल्यूमिनियम है, ऐसे समझते हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। ठीक है, इन्होंने बनाए केटायन ऐसे। सोडियम पे क्योंकि 1+ चार्ज है, ठीक है, तो इसे सिर्फ एक ही नेगेटिव चाहिए स्टेबल इंटरेक्शन करने के लिए या स्टेबल बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है और मैं यहाँ पे एक क्लोरीन लाके खड़ा कर दूं और मैं कहूं भैया MgCl स्टेबल कंपाउंड बन गया, तो डू यू थिंक सो कि ये स्टेबल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके एक नेगेटिव ने इसके एक ही पॉजिटिव को तो न्यूट्रलाइज किया, बाकी अभी भी इस पे देखो क्या है, 1+ बच गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, अब एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पे मैं एक क्लोरीन लाके खड़ा कर दूं और मैं कहूं कि एल्यूमिनियम AlCl एक स्टेबल कंपाउंड है, तो डू यू थिंक सो? मैं वही चीज समझाने की कोशिश कर रही हूं कि एक ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और दूसरा कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं है, वहां पे आपका आयनिक कंपाउंड स्टेबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि स्टेबल हो तो क्या होना चाहिए? जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करें और स्टेबल कंपाउंड बनाएं तो MgCl2 होना चाहिए, 2 क्लोरीन लगेंगे। आप चाह रहे हैं कि एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच में बने कंपाउंड तो 3 क्लोरीन लगेंगे।
ठीक है, अभी आप प्लीज इस पे ना जाइए कि भाई आयनिक है, कोवेलेंट है, क्या है। मैं बस आपको जो बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ एग्जाम्पल से, आप उससे समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी, यानी कि अगर हम एनर्जी रिलीज के टर्म्स में बात करें अभी हाल फिलहाल, तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी मतलब कि उसने क्या किया, उतना ही अपने आप को स्टेबल किया है। ठीक है, और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। एक ही बात है, किसी भी तरीके से पढ़ लो आप इसको। तो जितना हमारी एनर्जी रिलीज होती है जब फ्री आयंस कंबाइन करते हैं, उतना ही स्ट्रॉन्ग उनके बीच में आयनिक बॉन्ड या आयनिक इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई, बहुत हाई होनी चाहिए। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू लो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हाई होनी चाहिए, लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू हाई होनी चाहिए, तभी जाके आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है और आयनिक कंपाउंड हमारे स्टेबल बनते हैं। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स की जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहला है फिजिकल स्टेट। ठीक है, जनरली जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं ये सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और हम लोग एक्सरे स्टडी से देखते भी हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे NaCl है, उसमें सोडियम आयन को कैसे क्लोरीन सराउंड कर रहा है। तो इस तरीके से ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बेसिकली। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अब देखो, एक केटायन एक एनायन, इनके बीच में बहुत ही तगड़ा अट्रैक्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनको अलग करने के लिए भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। तो मेल्ट करना है या बॉयल करना है, कुछ भी करना है, तो उनको सेपरेट करने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ती है। ठीक है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इनका, काफी हाई। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो देखो चल क्या रहा है भैया, टॉपिक चल रहा है आयनिक कंपाउंड, ये खुद ही चार्ज लेके बैठे होते हैं। तो अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये उन्हीं में ही सॉल्युबल होंगे जिनमें चार्ज है। भाई समझ रहे हो, जिस पे चार्ज है वो उसी में ही डिसॉल्व होगा जिस पे चार्ज है। लाइक डिसॉल्व लाइक। मान लो आपने NaCl का क्रिस्टल बनाया, Na+Cl-, Na+Cl-, मैं 2D में बना रही हूं। ठीक है, तो जैसे Cl है, आपने NaCl को पानी के अंदर डाला, क्लोरीन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। वाटर का पॉजिटिव पार्ट इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ये है Na+, इस पे पॉजिटिव है, वाटर का नेगेटिव पार्ट यानी कि ऑक्सीजन इसको सराउंड कर लेगा। फिर ये इंटरेक्ट करेंगे आपस में, उनको खींच खींच के बाहर निकालेंगे, हाइड्रेट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, आगे के प्रोसेस छोड़ो, पर इंटरेक्शन तो तभी हो पा रही है ना जब वाटर पे चार्ज है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उस पे चार्ज है नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। तो इंटरेक्शन ही तो इसीलिए हो पा रही है क्योंकि इन पे भी चार्ज है, उन पे भी चार्ज है। समझ रहे हो? तो जो खुद ही चार्ज लेके बैठे हैं वो डिसॉल्व या सॉल्युबल भी उन्हीं में होंगे जिन पे खुद ही चार्ज है। तो ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में और दूसरे पोलर सॉल्वेंट में। अब देखो पोलैरिटी वहीं आती है जहां पे चार्ज होता है। ठीक है, फिर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये अपनी मोल्टन स्टेट में, पिघले हुए फॉर्म में, या फिर अपने एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, आयनिक रिएक्शंस, अरे भाई जब लेके ये केटायन और एनायन बैठे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आयनिक रिएक्शन भी शो करेंगे। सिंपल सी बात है। नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। अब देखो, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि कोई केटायन है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जब उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इमेजिन करो कि एक बीकर है और उसमें ऐसे कोई एक एटम है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो उस सॉल्यूशन के अंदर जितना नेगेटिव होगा ना, सब भाग भाग के आएगा उसको सराउंड करने। अब देखो, ये तो बोर्ड तो अब भाई एक प्लेन हो गया, तो अब इसको आप ऐसे समझ लो कि जैसे कि ये एक बॉल है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो सॉल्यूशन में जितना भी नेगेटिव है वो यहां से भी अट्रैक्ट होगा, यहां से भी अट्रैक्ट होगा, यहां से भी अट्रैक्ट होगा, इधर से भी अट्रैक्ट होगा, इधर से भी अट्रैक्ट होगा, नीचे से भी अट्रैक्ट होगा। तो वो उसको चारों तरफ से घेर लेंगे, मतलब जो भी डायरेक्शन है उस बॉल को अच्छे से घेर लेंगे। तो अब वो एक
बॉल के ऊपर एक और दूसरी बॉल बन गई। तो किसी बॉल के अंदर कोई डायरेक्शन होती है क्या? वो तो यूनिडायरेक्शनल है, तुम कितनी डायरेक्शन पास करा लो एक स्फीयर में से, ठीक है। तो इसी वजह से ये कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर के होते हैं, क्योंकि एक आयन को दूसरा अपोजिट चार्ज का आयन यूनिफॉर्मली सराउंड करता है, ठीक है। और वो यूनिफॉर्मली के चक्कर में उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं रहती, वो यूनिफॉर्मली सराउंड हो गए, ठीक है। तो नोट करिए इसे प्लीज। तो आज आपका आयनिक कंपाउंड जो था केमिकल बॉन्डिंग का वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक मैं आपको थोड़ा सा वो बताऊंगी लैटिस एंथैल्पी के बारे में, ठीक है, उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।